बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं बात कुछ कह लूं, फिर आप बोलिएगा। मतलब वो जल्दी में है क्या? क्या नाम है आपका? कहां से? बॉम्बे। बॉम्बे से? बॉम्बे का आदमी बहुत जल्दी में रहता है और दिल्ली का आदमी हमेशा खाली रहता है ना? कोई मैं आता हूं मैं आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का जो मुद्दा, आज की जो बातचीत है, उससे सिलसिला जोड़ने का मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1 घंटा ऊपर से सब कुछ गनीमत रहेगी, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा गहरा है, लेकिन फिर भी बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? हीरालाल जी। हीरालाल जी, मैं जरूर पूछूंगा बात आपसे। मैं समझ तो गया हूं झोला लादे हैं आप, कोई ना कोई बात तो लेके आप आए हैं। मैं जरूर आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। कहां से हैं आप? कहां से आई हैं? बिहार से। बिहार में कहां से? मोतिहारी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ओ अच्छा अच्छा, तो क्या कर रही हैं आप लोग? इंटर्नशिप किसमें? किस किस NCPCR। NC PCR। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ? नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स, अच्छा जी। मतलब बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए, आम आदमी भी तो देख रहा है ना। तो जब पूछे कहाँ है तो बताइए क्या कर रही। तो अब फोटो पहले ले लीजिए, परिचय बाद में दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा आपका। राधिका जी भी आ गई हैं, और जो मेहमान मौजूद हैं वो परिचय मैं उनसे करा देता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राधिका खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बोले, हम लोगों ने पूछा कि मुद्दा क्या है। बोला ना, मैंने कहा कि मुद्दा आज ये है कि ईडी ने समन भेजे हैं एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड मामले में। नेशनल हेराल्ड एक पेपर जो बंद हो गया 2007 या 8 में बंद हो गया, लेकिन उसके बाद उस पर 2014 से कानूनी कार्रवाई, और उस पर समन भेजे गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने समय मांगा है, सोनिया गांधी को 8 तारीख को पेश होना है ईडी के मामले में। ये मसला है, लेकिन इस मसले से आप लोगों का क्या कहना है, उसके अलावा आपकी क्या बात है, वो मैं आपसे बात सुनूंगा। तारुफ करा रहा था मैं। राधिका खेड़ा कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु आगे, बहुत बहुत शुक्रिया। वकील लोग ऐसे ही आते हैं एकदम एंड टाइम पे, बहुत बहुत शुक्रिया। वकील और डॉक्टर्स की हालत एक ही होती है, जहां इमरजेंसी हो वहां रहना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कपिल मदान साहब भी वकील हैं, वो भी बिल्कुल बगल में बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले से इंतजार कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पक्ष रखने के लिए बीजेपी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोलते हैं। अवधेश जी पुराने जर्नलिस्ट हैं और अक्सर मौजूद रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, आज मैं 1 महीने बाद हूँ, 1 मई को आया था, 1 जून को आया हूँ। अच्छा, बड़ा हिसाब किताब रखते हैं आप मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, बहुत बहुत, तबीयत तो सब सही है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कासिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ दया शंकर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बना क्या रही है मुझे समझ में नहीं आया, फोटो क्या बना रही हैं? ये लो, पहले ये लो। हाँ, अच्छा, हाँ, वीडियो बना रही हूँ। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हाँ, आपको हाँ। डेली थोड़ी मिलते हैं। अच्छा, तो इसके लिए बना रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आया, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। आपसे तो मैं तभी पूछूंगा जब आप वो 4-5 लोगों को नौकरी दे चुके होंगे। 5 लोगों को नौकरी दी है आपने, हैं? बी ब्लॉक में। झूठ तो नहीं बोलते हैं? बी ब्लॉक में आप चेक कर लीजिए सर। चेक कैसे करेंगे हम? जिनको दी है उनको लेके आइए नौकरी, इससे पहले बात नहीं करेंगे हम आपसे। 5 लोगों को अगर आपने नौकरी दी, उन 5 को लेके आइए यहाँ पे, और वो यहाँ गवाही देंगे कि हाँ मुझे नौकरी मिली है, तभी बात होगी, वरना नहीं बात करूंगा। जी, हाँ, अरे तो आप गए भी थे पूछने, जब आपको मिला नहीं? जब आप गए नहीं वो तो कैसे नहीं, जो आप लेकर आना मैं आपसे बात करूंगा। जी, क्या नाम है साहब? अनुज शर्मा। अनुज जी, जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सर, आज जो सरकार अपने 8 साल का वायदा दे रही है, हाँ। कि 8 साल बेमिसाल, 8 साल रोजगार बेमिसाल, हाँ, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हाँ, किसानों को MSP का सरकार ने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, हाँ, हाँ। अभी तक सरकार ने किसानों की आय दुगनी नहीं करी। MSP की बोली थी गारंटी देंगे, गारंटी नहीं दी अभी तक किसानों की। हाँ, हाँ। MSP की मिनिमम सपोर्ट प्राइस
और सरकार कह रही है हमने किसानों की आय दुगनी कर दिया है, कि कहाँ दुगनी? 11वीं किस्त तो सरकार ने कल ही रिलीज करी है। मैं आऊंगा, मैं तो बात कर रहा हूँ, तो बस बहुत अच्छी बात है। नहीं क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी वो नहीं कर रहे। अरे तुम अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हाँ, ये आ जाते हैं रोज बोलने, जिम्मेदारी रोज बोलने आते हैं। हमारे टैक्स, हाउस टैक्स, जितने भी टैक्स आप टाइम पे जमा करो, देश का विकास तो अपने आप होगा। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। मैं आया। हाँ, मुंबई वाले से पहले बात पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कमल जी, तो मुंबई से हैं आप जी। बताइए। मेरा कहना ये है, पक्ष और विपक्ष क्या कर रहा है जी, कि हिंदू मुस्लिम। मेन जो मुद्दा है बेरोजगारी और जो भत्ता, ये भैया हमें दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी राजनीतियों से, हमारे को गरीबों को दे दो। हमारे गरीबों को क्या काम करते हैं आप? हाँ? क्या काम करते हैं? मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा, बेरोजगार हूँ, मैं चाहता हूँ नौकरी लूँ उनसे। अच्छा, नौकरी ले उनसे। उनके बाद उम्र क्या हो गई आपकी? उम्र मेरी 47। अभी मिल सकती है, अभी तो कोई दिक्कत, अभी तो जवान है आप। जी साहब, लिफाफा कुछ दे रहे हैं हमें। जी, मुख्य संपादक जी। मेरा नाम बलराज है, मैं रामजा संस्था में काम करता हूँ। वहाँ ठीक नहीं चल रहा है, मेरी सब कुछ रोक दिया गया, कृपया करके मुझे। जी, ऑफ कोर्स आपने लिफाफा मुझे दिया, मैं आपकी खबर पढ़ूंगा। एक दो लोगों से और से बातचीत शुरू करें, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मुद्दा आपको पता हो, एक बार रिवाइज कर दूं। जी, आपका एक बार बात पूछ रहा था आप। जी, मैं थोड़ी देर में आऊंगा आपके पास, 1-2 मिनट में, ठीक है। मैं चाहूंगा अवधेश जी, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा क्या है, बहुत संक्षेप में, सो दैट कि लोग समझ पाए कि आखिर ईडी जो है का संबंध सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों भेजा गया। देखिए, ये संबंध पहली बार नहीं है। आपको ईडी का मामला 2015 में भी था, लेकिन ईडी ने इसको केस को एक प्रकार से बंद कर दिया था जी। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे और कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भैया इसको जो है आप जांच वाला केस, प्राथमिक जांच का केस लिखो। प्राथमिक जांच के बाद जब फेमा में प्राइमा फेसी प्रमाण मिला है, तब ये एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद चल रही है। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला ये दिमाग चकराने वाला मामला है। ये भारत का पहला मामला है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक कंपनी को बचाने के लिए कर्ज दिया है। 90 करोड़ का कर्ज कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जो यंग इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड, जिसमें 76% शेयर 38% हाँ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जिम्मे था। जरा जाके देखिए क्या कारण है, वहाँ पे क्या हो रहा है। जी, बाकी 24% मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा और ये सुमन दुबे और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम था। क्योंकि एजेएल, जैसा आपने स्वयं कहा था, नेशनल हेराल्ड निकालती थी, नेशनल हेराल्ड की हालत खराब थी, उस पर 90 करोड़ 25 लाख रुपए का कर्ज था। कांग्रेस ने वो कर्ज यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया। यंग इंडिया की मैक्सिमम शेयर सोनिया और राहुल गांधी की थी, इनकी कंपनी हो गई और बाद में उस पैसे को माफ कर दिया। तो इसमें जब जांच हुई है, देखिए इसमें सीबीआई का केस है, इसमें ईडी का केस है, सुप्रीम कोर्ट के 5 फैसले इस पर है, हाई कोर्ट के 5 फैसले इस पर है, लोअर कोर्ट के अनेक फैसले हैं। और जो अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें अभी तक कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। केवल 2 ही राहत है, उनको जमानत मिल गई और व्यक्तिगत एफआईआर होने से छूट मिली है। आयकर मामले में भी गए थे, कहा कि नहीं आयकर की जांच होगी, कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक जटिल मामला है कि कैसे एक कंपनी बनाई जाती है, कांग्रेस पार्टी कर्ज देती है, कर्ज भी माफ कर देती है और वो पूरी की पूरी कंपनी एक परिवार के हाथ में चली जाती है। राइट, मैं आया। ऑफ कोर्स नाउ राधिका। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपका जो शो है पूरा देश देखता है और हर मुद्दे पे चर्चा होती है, टॉपिक चाहे कोई भी हो। आज दिल बहुत दुखी है। कल 27 साल बाद एक टीचर वापस कश्मीर गई, हमारी हिंदू टीचर, और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 5000 से अधिक कश्मीरी पंडित बैठे हैं और 24 घंटे की उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को। किस बात का? कि या तो आप हमारा कश्मीर से बाहर हमारे को भेजिए, हमारी जो भी पोस्टिंग है कश्मीर से बाहर करिए, वरना फिर सामूहिक पलायन होगा। सरकार ने कह दिया 6 जून से कर देंगे। पर ये करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि तो आपने तो नोटबंदी करी थी। मोदी जी ने 8 साल पहले कहा था झोला लेके आया हूं, और झोले में वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर जाऊंगा। कश्मीरी पंडित आज फिर मजबूर हो गए हैं। रोज आप हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं और एक हिंदू टीचर, एक टीचर जो भगवान का रूप होती है जमीन पे, उसकी हत्या कर दी जाती है। और आज हम क्या कर रहे हैं? 8 साल का आप जश्न मना रहे हैं। अजी 8 साल के जश्न, 8 साल की जो विफलताएं हैं उनको छुपाना है, बाकी सब पे इल्जाम लगाना तो आपने क्यों नहीं भेजा इतने सालों में? आपको ये 8 साल दिखते हैं, आपने 60 साल राज किया, आपने क्यों नहीं भेजा? आपने क्यों नहीं भेजा? आपने नहीं भेजा तो आप उनको मौत के घाट उतारेंगे। मोदी जी है, लाल आग दिखाने का वादा किया था,
विश्व में यूक्रेन को आके कहता है मोदी जी युद्ध रुकवा दीजिए और अपने वन बाई वन देखिए, आपका दोनों वकील खड़े हो गए। देखिए, ये निर्लजता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड पे जवाब देना नहीं बन पा रहा है, और ये जम्मू कश्मीर लेकर के गए। इनके समय में 5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और हमने 370 को हटाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ये लोग निर्लजता की पराकाष्ठा है। प्रतीक जी, एक सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ले रहा है यंग इंडिया के अंदर, और वो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरे देश भर में खड़ी कर ली इन्होंने। और जब ईडी का सम्मन आया, सीबीआई की बात हो रही है, तो ये हाहाकार बेचारी छाती पीट रहे हैं। प्रतीक जी, अगर कोई किसी को अगर चार्जशीट दायर होती है तो वो कोर्ट जाता है, जमानत नहीं लेता है। प्रतीक जी, कोई क्रिमिनल कभी नहीं कहेगा कि मैं क्रिमिनल हूं, लेकिन ये बोल रहे हैं, ये अपने को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। प्रतीक जी, आपको पता है नेशनल हेराल्ड शुरुआत क्यों किया गया था? कांग्रेस पार्टी, गांधी जी की नेहरू पार्टी और नेहरू जी की पार्टी ने इसलिए किया था कि अंग्रेजों को यहाँ से धक्के मार के निकाला था, और यही नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों के दलालों को इस देश से बाहर भगाएगा। वन बाई वन आपका साइकिल की चांस जी। प्रतीक जी, ऐसा है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना है, लेकिन ये इनका कोई योगदान है क्या? सोनिया गांधी जी का कोई योगदान था क्या? राहुल गांधी का कोई योगदान था क्या देश की आजादी के अंदर? और इन्होंने उधारी का नाम लेकर के, गांधी जी का नाम लेकर के देश को ठगने का काम किया, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने का काम किया। प्रतीक जी, ये इनके शासनकाल में 2012 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते थे? सीबीआई तोता है। अरे नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए 16 घंटे उनसे पूछताछ की। यहाँ की आडवाणी जी का हवाला में जब नाम आया तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, और ये लोग तानाशाही करना चाहते हैं। ये कानून से बड़े हैं क्या? राहुल गांधी राइट अब टेक पॉइंट बड़े हैं क्या ये लोग? देश को जागीर समझ लिया इन्होंने अपने। वन बाई देखिए, दक्कन हेराल्ड को लेकर जो फैक्ट यहाँ पे रखे गए हैं, उसके मैं कह रहा हूँ कि दक्कन हेराल्ड को लेकर जो फैक्ट रखे गए उसकी व्याख्या यहाँ पे गलत ढंग से अब तक की गई। और आपको शायद चुनाव आयोग का वो चीज पता नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कर्ज दे सकती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। सुन लीजिए, उन्होंने कोई अपनी संपत्ति नहीं बनाया किसी ने। पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है पूरा मामला, और वो हर चीज का सामना कर रहा है। आप लोग अपने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। अरे आप अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कि विपक्ष वन बाई वन। जी प्रतीक जी, सबसे पहले आपके शो में मैं पहली बार आया हूँ, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जनता का दूसरा लोकतंत्र है, और जब नीति और नियत अंधेरे में हो तो उजाले के सवालों से डर लगेगा, और ये डर कांग्रेस को लग रहा है। मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ आपको सर, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि 5 सवाल मुद्दा, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सवाल खड़ा करे, लेकिन जब उन पे करप्शन के आरोप लगेंगे तो मुद्दों को भटका। नमस्ते, कहाँ से आ रही हैं? प्रयागराज से। अच्छा जी, वह मैं आया वन बाई वन। इन्होंने कांग्रेस के जो मेंबर बैठे, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को धक्के मार के निकाला, और उसी जवाहरलाल नेहरू ने अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ, माउंट बेटन को गवर्नर जनरल बनाया, धक्के मार के कहा निकाला? इन्होंने तो उनको स्वागत किया। और अरे मैं बता रहा हूँ कि आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिमाचल से। प्रतीक जी, आपको मैंने एक कविता सुनाई थी। अच्छा, कब? बहुत पहले, आप जानते होंगे, लेकिन आपने उसको एग्री नहीं किया था। लेकिन आज की जो मैंने कविता लिखी ना, अगर सुना टाइम है तो सुन लो, नहीं तो नहीं रहने दो। लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी देश आजाद नहीं है। मेरी कविता के अकॉर्डिंग ये हम सिर्फ अंग्रेजों की चालों में फंसे। वही संसद है जो अंग्रेजों ने बनाया, वही सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय जिसे अंग्रेजों ने बनाया, वही व्यवस्था झुकी तू है। कभी आपने मेरे विचार सुनना चाहे ही नहीं। मैं आपकी वजह से मेरा घर टूटा। अगर आप मुझे मेरे वजह से आपने मुझे डिप्रेशन में 4 महीने रखा। डिप्रेशन में मैंने? बिल्कुल। अगर आप मुझे एक्सप्लोर करते ना तो शायद वहाँ का प्रशासन मेरी बीवी का साथ ना देता, और मेरा घर बीवी के साथ दे दिया। अरे भाई साहब, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ भाई साहब। जी देखो, सुनो, और आज देश का माहौल, वो तो मैं भूल गया, मैं संभल गया। बहुत नासमर्द आदमी है, अपनी बीवी को ही भूल गए आप 4 महीने में। रुकिए, सुनिए मेरी बात। इस देश में 1947 में हम आजाद हुए। 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। जो ये बक 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 कर रहे हैं ना, उसी वजह से बोल रहे हैं प्रजातंत्र। खड़े रहिए, आता हूं, और बाकी सब सुन सकता हूं, सब सुन सकता हूं। प्रजातंत्र को गाली नहीं सुन सकता। खड़े रहिए,
जी कौन हाथ उड़ा रहा था? मैं आया जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं? टीवी में देखते हैं हाँ। और डेली देखते हैं और हम स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए आए। इसी के लिए आए? तो आज मैं अभी आपसे बात, अरे अरे मैं सुनूंगा, आपसे बात सुनूंगा। तो मैं आया, सेकंड्स में आया जी। राइट, मैं आया जी जी जी। हाँ राधिका। प्रतीक जी, बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस डरेगी। सबसे डरपोक तो इस देश के प्रधानमंत्री है और मैं दावे से कहती हूँ उनमें हिम्मत नहीं है। अरे सुनो प्रतीक जी, देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी इस माइक के आगे आके खड़े होकर जवाब दे दे। और कांग्रेस लड़ेगी, डटेगी और सीना ठोक के लड़ेगी। हिम्मत है तो आपकी माइक के आगे खड़े होकर दिखा दे। मोदी जी को इस माइक के आगे लाके दिखाइए। प्रतीक जी, नरेंद्र मोदी जी। प्रतीक जी, नरेंद्र मोदी जी भारत माता के वो शेर हैं जो अरे नरेंद्र मोदी जी भारत माता के वो शेर हैं जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। 26/11 में क्या हुआ? ये लोग बिलों में घुस गए। ताज के ऊपर जब हमला हुआ, पाकिस्तान ने हमला किया, बिलों में घुस गए लोग। और राहुल गांधी इस देश का नमक खाते हैं, नमक हरामी करते हैं। राहुल विला कुवत, ये शब्द नहीं। देश की तुलना, हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से करना क्या नमक हरामी नहीं है? नमक हरामी है कि नहीं है? नमक हरामी नहीं। मनोज प्लीज, उंगली नीचे करके बात करिए। भारत माता की बेटी हो, किसी की उंगली नहीं। राधिका hold on, चुप रहो। राधिका मनोज राधिका, इन्होंने कैसे कही मुगली वाली बात? एक मिनट रुको। No, राधिका नहीं। This is not the way. राधिका सुनिए। राधिका प्रधान, राधिका प्लीज cool down, प्लीज cool down। प्रधानमंत्री के साथ डरपोक शब्द और वहां नमक हरामी, ये दोनों शब्द मैं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल। वहां डरपोक नहीं और नमक हरामी दोनों शब्द का गलत जी। प्रतीक जी अरे बातों को पूरा होने दें। प्रतीक, एक मिनट। प्रतीक जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, चलो हिमांशु। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी ने, बैठ का मतलब नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी ने जो अंग्रेजों को बाहर निकालने के बनी थी नशर, ऐसे नहीं हो सकती। मनोज प्लीज मैं कह रहा हूँ प्लीज sit down, मदन जी प्लीज sit down, मनोज प्लीज sit down, भाई प्लीज sit down, राधिका प्लीज cool down, राधिका have a water, जी राइट। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी क्या वो एकल स्वामित्व की पार्टी है, क्या प्रोप्राइटरशिप पार्टी है? मैं पूर्वी चंपारण गांधी जी की कर्मभूमि से आता हूं। इस नेशनल हेराल्ड में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान किया।
और उनका अधिकार अगर दो लोगों के पास जाता है तो क्या उनके साथ उनका असम्मान नहीं है, क्या उनका अपमान नहीं है? यहाँ पर जितने मैं आपको बता दूं राहुल तब तक मैं नहीं कहूंगा, कोई नहीं बोलेगा प्लीज। मैं बता दूं यहाँ पे कि जब बना ये नेशनल हेराल्ड तो 5000 से ज्यादा शेयर होल्डर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे जी, वो सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ये नेशनल हेराल्ड पेपर इसलिए निकाला गया था कि अंग्रेजों को जवाब देने के लिए। बाद में कांग्रेस का वो माउथ स्पीक बना। लास्ट में 2006 या 7 के पास या 12 के पास आसपास उसमें 1000 से ज्यादा लोग रह गए थे जो कि उसके शेयर होल्डर थे। पहले वो 5000 से ज्यादा थे शेयर होल्डर, वो उसके बाद 1000 से कुछ के आसपास सिमट कर रह गए थे। ना प्लीज कंटिन्यू। अब मैं लेकर आता हूं 2010 में नेशनल हेराल्ड की कंपनी जो जी बोलिए, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का नाम की जो कंपनी थी एजेएल, उसके 3 डायरेक्टर थे। वही 3 डायरेक्टर नई कंपनी यंग इंडिया के बने और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया और नई कंपनी को, जिसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे, उनको अधिकार दिया उस लोन को लेने का। तो इस तरीके से व्हाइट कॉलर क्राइम इसी को कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। मेरी बात सुनिए, जांच होनी है, अभी जांच शेष है। अभी ईडी अगर जांच के लिए बुला रही है तो आपको योगदान करना पड़ेगा, सोनिया गांधी राहुल गांधी को। बिल्कुल। उसके पहले 2 और जो आरोपी डायरेक्टर्स हैं उसमें खड़गे, अप्रैल में सबको बुलाया गया, अप्रैल को बुलाया सारे डायरेक्टर्स को बुलाया गया। अनदर क्वेश्चन। प्रतीक जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, हमको सबको अपनी न्याय प्रणाली पे भरोसा होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे जरूर सबको बोलूंगा, अगर नेशनल हेराल्ड की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो रफाल की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं रफाल पे जवाब देते? क्यों नहीं हो रही रफाल की इन्वेस्टिगेशन? 500 किसने? अच्छा, अब एक और बात सुने, जहां से जहाज खरीदे गए फ्रांस के अंदर, वहां पे करप्शन का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जहां पे जहाज गए वहां पे करप्शन का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा करप्शन का इन्वेस्टिगेशन? कौन लोग इन्वॉल्व हैं? क्यों नहीं उसके अंदर हम जा रहे हैं? और मैं, जहां तक ये ईडी के समन्स की बात है, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, 2014 में ये ईडी की प्रोसीडिंग शुरू हुई, आज आप 2022 में हो, तो ये क्या दिखाता है? 2014 से 2022 तक 8 साल तक आप एक इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी कर पाए और इसको आप यूज कर रहे हो एज ए पॉलिटिकल टूल। ये जनता को सब पता है, ये जनता को सब पता है ये क्या झोल है, ये झोल निकलेगा, खुलेगा। देखिए, दोनों लोग, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स आई विल। देखिए, आप दोनों लोग वकील हैं, एक ने एक पक्ष रखा, एक ने दूसरा पक्ष रखा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि while you are replying answer, National Herald, you have given example of Rafale. Of course, yes. You are justifying with the Rafale, or you will, I'm not. What's the logic? I'm giving you the logic. Logic is you can't have A corruption or B corruption. If there is an allegation, corruption is corruption, and every corruption needs to be investigated. Why they are defending This should be investigated. मैं बता रहा हूँ, 2014 से ईडी ने ये प्रोसीडिंग शुरू कर रखी है और सरकार टूथ एंड नेल फाइट करती है रफाल को। रफाल के कागज नहीं दिखाएंगे, केयर फंड के कागज नहीं दिखाएंगे। एक तरफ मेरे अधिवक्ता बंधु, जो माय ब्रदर लॉयर, ने एक तरफ कहा कि हमारे न्याय प्रणाली में हमें विश्वास होना चाहिए और स्वयं ये अविश्वास दिखा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब यह बात क्लियर कर दी, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उस पे इस तरीके से अखबारों में नहीं छापा जाता। अगर भ्रष्टाचार का तो इसलिए अगर रफाल की बात कर रहे हैं, आप करिए, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इक्वालिटी चाहिए करप्शन के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। आप एडवोकेट हैं, आप पिटीशन लगाइए PIL, आप जाइए कोर्ट में, आपके पास तो शक्ति है, आप एडवोकेट हैं, आपको मालूम है कानून है, आप नहीं कर पाएंगे। मौलाना कहाँ गए? अरे क्या खोज रहे हैं उसमें? तो बहुत लड़ाई कराते हो आप। लगा तो वकील साहब अच्छी बात कर रहे थे, दोनों ने बड़ा अच्छा तर्क करा। नहीं ठीक है, दोनों ने। मैं अपनी बहन राधिका बहन से कहूंगा
कि बिल्कुल होमवर्क होना चाहिए। कांग्रेस में एक बहुत बड़ी कमी दिख रही है। पढ़ के आती इशू हैं? बेस नहीं, पढ़ के आती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ। मगर जब आपको मिल रहा है टास्क कुछ और स्कूल में टास्क जमा करेंगे कुछ और, तो फेल होना है, और कांग्रेस इसी में फेल हो रही है। अभी जो कुछ हो रहा है इस देश में, सभी राजनीतिक दलों को सचेत होने की आवश्यकता है। खाता बही अगर नहीं हुआ सही तो समझ जाइए कि आगे की राजनीति का रास्ता आपका रुकना तय है। इस देश में भ्रष्टाचार की एक लंबी सूची है। अरे उस जनसंख्या सूची पे भी के बात कर लो मौलाना साहब, कभी जनसंख्या पे भी बात कर लो। यही है, जनसंख्या नियंत्रण यही है, पे मिल बात कर लीजिए, लो। मिल जनसंख्या लीजिए। पे क्यों नहीं बात करते? अब इनसे बोलिए कि अभी मुद्दा क्या था। एक बार हम बोलेंगे दिल्ली जाना है तो बोलेंगे बम्बई भी चले जाते, कलकत्ता भी चले जाओ। मैंने ये सारे मौलाना क्या कर रहे हो? लिखना आता तुमको, ज्यादा मत बोला करो। मौलाना मेरी तरफ मेरे तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ज्यादा पर क्या हो? कहाँ पर क्या है? मौलाना नहीं, ज्यादा काबिल हो क्या? नहीं मौलाना नहीं, ज्यादा काबिल हो क्या? चुपचाप ज्यादा काबिल हो? कहाँ पर क्या है? नहीं मौलाना वक्त एक थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रदर्स, आज आपने जो गाना यहाँ पे गाया है वो केके का है, और वो कल परफॉर्म करते हुए उनकी डेथ हो गई, और आज आपने उनको इस तरह से किसी कलाकार को याद करना उसकी कृति के जरिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सारे लोग केके को याद करते हैं। आज मुझे जब आपने गाना गुनगुनाया तो मैंने इसको सर्च किया तो वो उन्हीं का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोनों ब्रदर्स का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से हम शुरू करने जाएंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट पे मैं डिबेट करता हूं, जिसमें आम आदमी तमाम सारे लोग, कोई देहरादून से है, कोई देहरादून की फैमिली खड़ी है, कोई इधर भागलपुर से है, कोई हिमाचल से है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, कहता ही है यहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज बहुत बहुत शालीनता के साथ कहता हूं, शब्दों का प्रयोग बहुत शालीन हो, चाहे वो प्रवक्ता हो और चाहे यहाँ पे जनता हो, बहुत शालीनता के साथ करना चाहिए। सारे लोग रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत सम्मानीय हैं। आपको मौका मिल गया, आपके पास माइक आ गया, तो ये ना होना चाहिए कि बंदर के हाथ में क्या होना चाहिए, हाँ, अस्तुरा नहीं होना चाहिए। तो ये ना हो कि अस्तुरा आपके हाथ में आ गया, ये ना हो। आपको बहुत शालीनता के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि देखने वाले, क्या नाम है आपका? वंशिका भी हैं, अंशिका भी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं और आप ही से सीखते हैं। सीखने वाले लोग आप ही हैं। तो आप बता रहे हैं, मैं आ रहा हूं भैया जी, आ रहे हैं, रोज आ रहे हो आजकल, ज्यादा मत आया करो डिबेट में, कुछ काम भी करो, जरूरी है, जोर आने की जरूरत नहीं है। आप लोग देहरादून से आए, मैंने आपने कई बार अर्ज किया। जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योजना चौहान है जी। और अभी हम जिस कैब में आ रहे थे, हाँ। तो वो जो ड्राइवर थे वो मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि राहुल जी का क्या है, तो वो कहने लगे कि राहुल जी भी किनारे पे बैठे हैं, जब उनकी लहर आएगी वो भी बेचारे किनारे पे लगेंगे, उनका भी भला होगा कभी ना कभी। हाँ। तो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं राहुल जी। देखिए, ये जनता है, बड़ी ईमानदारी के साथ उसने अपनी बात रखी, और यही है। और इसमें कहीं इन्होंने कोई लाग लपेट नहीं कि मैं भी ये सही करता हूं। जब भी ऑटो में बैठता हूं, टैक्सी में बैठता हूं, लोगों से बात करता हूं, पूछता हूं, बहुत सारे फीडबैक्स मेरे पास भी आते हैं। आपने अपना एक फीडबैक था, उसको रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? मैं फैजाबाद से। फैजाबाद से, अच्छा, अयोध्या से हैं जी। कुछ कहना चाहती हैं? जी, बस यही कहना चाहती हूँ, सब लोग सौहार्द से रहें, प्रेम से रहें। एक दूसरे में जो माहौल चल रहा है अभी लड़ाई झगड़े का, हिंदू मुस्लिम का, वो मत करें, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? पूनम मौर्य। पूनम मौर्य हैं। आप कहती हैं कि सबको सौहार्द के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आपने तो बड़ी जबरदस्त खरीदारी कर ली है। अकेले आए हैं, किसी के साथ हैं? सबके लिए ले जा रहे हैं, घर भर के लिए। अच्छा दिन है सर, यही तो अच्छा दिन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा सबको ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए, सारे लोगों के लिए लेके जाने वाला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? दीपिका तोमर। दीपिका जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है, आपकी होने वाली है, बीजेपी रहेगी बस। That's it.
पहले जॉब मिलना चाहिए ना, दुकान से क्या करना है? नहीं मिलती, आपको पता है? जिसमें क्वालिटी है उसको मिलते हैं। वैकेंसी ही नहीं है सर, उतनी वैकेंसी ही नहीं निकाली। रेलवे पूरा बंद पड़ा है, पूरा बंद है। इतने टिकट काउंटर थे, कोई टिकट नहीं लेता, वहाँ पे कोई नहीं जाता, सारी ट्रेनें बंद है। सर जॉब नहीं है, यूपी में जॉब बहुत सारी, यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। जॉब नहीं है जी। और रोजगार कौन हर जगह होते हैं, प्लस और माइनस पॉइंट सब जगह होते हैं। भ्रष्टाचार बंद कर चुकी है बीजेपी, धीरे धीरे सब काम करेगी। बहुत अच्छी बात है। जब आपने कहा कि कांग्रेस ये तो मैं डर गया कि मेरी भी दुकान बंद कर रही है। तो मैंने कहा ये तो मेरी ही बंद कर देंगे दुकान ही तो है। हाँ जी, मुझे भ्रष्टाचार वाले, हाँ मुझे मालूम था, भ्रष्टाचारी आदमी है, बड़े अत्याचारी आदमी है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। मौलाना बात कह रहे थे, मैं मौलाना रुकिए जी, मौलाना अपनी बात कंप्लीट करिए। मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत सौहार्द के साथ कह दिया। रुपट्टा लौटा देने से आदमी वो नहीं बदल जाता है, वह आदमी आप वही है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप बदतमीजी करते हैं जी। नहीं, सबसे पहले ये मैं अपने तमाम नौजवान भाइयों से कहूंगा, केवल भारत के लोग नहीं देख रहे चैनल, अब दुनिया बिल्कुल मुट्ठी में है तो पूरी दुनिया देखती है। हमारे आचरण और व्यवहार को भी नोट किया जाता है, तो हमको भी लगता है कि हमें भी अपने ऊपर कमांड रखना चाहिए कभी कभी हम लोग को। लेकिन अब कान के भी एक सहन करने की सीमा है, तो यदि जब ज्यादा होता तो आदमी थोड़ा सा आक्रोशित हो जाता है। नहीं होना चाहिए। विषय पर अगर बात हो तो बहस सही दिशा में जाएगी। अक्सर हम लोग विषय से ही भटकते हैं और फिर आओ आओ करके, जानते हैं कमेंट में लोग लिखते हैं, आपको भी फीडबैक आता होगा, लोग आपको भी कहीं ना कहीं लिखकर भेजते होंगे कहीं अभी। हाँ। तो भाई आप लोग टीवी डिबेट में जाकर क्या करते हैं? खाली जगह हल्ला हंगामा करते हैं, कुछ तो नतीजा नहीं आता सामने। तो बहस, अब नेशनल हेराल्ड जो है वो कोई दिल्ली का इशू नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार राधिका जी तो अभी उस पर कुछ बोल ही नहीं पाई, वरिष्ठ पत्रकार हमारे जब बोल रहे थे, हाँ, और वकील साहब, इन लोगों ने मुद्दा उठाया पूरा। ये मुद्दे, इस पर पहले भी मामला हो चुका है, जमानत पर है, ये तो चुनाव में भाषण में भी आपने सुना। लेकिन मसला सिर्फ नेशनल हेराल्ड का नहीं है। देश की जो संपत्ति जो कलेक्ट होती है, जिसको आप राजस्व कहते हैं, राजस्व में ही तो घोटाला हो रहा है, कहीं अलग से पैसे की बारिश तो नहीं हो रही है, जनता की कमाई है। घोटाले जिन नामों से भी याद किए जाए, मैं व्यक्तिगत नाम गिनाऊंगा तो एक एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, किसी के विरोध और समर्थन की बात नहीं। घोटाले चाहे जैसे हो, देश की संपत्ति है, इस पर विराम लगना चाहिए। शायद ये सरकार एक संकेत दे रही। प्रतीक जी, वहाँ खड़ी लड़की ने बोला नौकरी होनी चाहिए, नौकरी कहाँ है किसी को नहीं पता। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया किसी को नहीं पता। रोज करोड़ों अरबों किलो, सुनिए, हजारों किलो कोकेन मुंद्रा पोर्ट में गुजरात, मोदी जी के गुजरात में उतरता है, कहाँ से आता है, क्या होता है, क्यों आता है, किसी को नहीं पता। 2015 में जो ईडी कार्रवाई करती है और केस बंद करती है, उसके डायरेक्टर को, उस समय के डायरेक्टर को हटा दिया जाता है। आज एक कायराना, मैं फिर बोलूंगी, एक डरपोक और कायराना साजिश के तहत मोदी जी अपने पालतू ईडी को कहती है दोबारा से 7 साल करिए। क्यों भाई? प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी इन्होंने कुछ देर पहले कहा था ये लाख साजिश करेंगे मुद्दों से भटकाने की, हम नेशनल हेराल्ड पे ही आज बात करेंगे। 4 प्रश्न का जवाब बहन मुझे दे दीजिए, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। 2009 के समय, जब चुनाव के समय उन्होंने अपनी जानकारी दी थी, राहुल गांधी 2,64,000 रुपए का ट्रांजेक्शन उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए क्यों ट्रांसफर किया था? दूसरा विषय, क्यों 5 लाख रुपए देके ये रिलेशन AIL YAL के बीच क्या गठबंधन है? ये जवाब दे। ये मुद्दों से भटकाएंगे, हम मुद्दों पर रहेंगे। और मैं बात करना चाहता हूं प्रतीक जी, मैं सबसे युवा हूं यहाँ पे, युवा को मौका दे कहने के लिए। 48 साल का युवा है, आज आपके सामने 29 साल का युवा खड़ा है, वो पूछता है अगर आज 70 साल के बाद भी 18,000 गांव में बिजली देने की बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस की विफलता दर्शाता है सर। अगर आज 70 साल के बाद भी 15 एम्स हम बना रहे हैं तो ये आपकी विफलता दर्शाता है सर। जहां देश को 2 रोटी खाने की जरूरत थी, 1 रोटी आपने खिलाया, कुपोषण में भारत को पहुंचा दिया, ये आपकी विफलता। देखिए, एक उस समय वकील साहब कह रहे थे, जरा मैं उसी समय से बोलना चाह रहा था कि देखिए, जो कंपनी इन लोगों ने, राहुल गांधी और इन लोगों की जो कंपनी बनी थी, यंग इंडिया वाली कंपनी, इस कंपनी की कुछ विशेषताएं भी थी जिसके तरफ ध्यान देना है कि पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट अपने ढंग से उसको तय करेगा, लेकिन वो उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, उसकी संपत्ति को कहीं बेचा नहीं जा सकता, कहीं खरीदा नहीं जा सकता। तो तमाम तरह से सुरक्षा उपाय करके किए गए।
बाकी तो कोर्ट अपने ढंग से तय करेगा, इसलिए ये कहा ना कि नहीं नहीं सुन तो लीजिए, नहीं तय तो कर ही लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप लोग केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है वो मामला गंभीर है। आप कभी ईडी का दुरुपयोग करते हैं, अरे सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है विपक्ष में अगर भ्रष्टाचार है तो पकड़िए भ्रष्टाचार को, लेकिन क्या सत्ता पक्ष की तरफ कोई भ्रष्टाचार नहीं है? सत्ता पक्ष बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। देखिए एक मिनट ऐसा है कि देखिए नेशनल हेराल्ड का सबसे बड़ा महत्व क्या है ये समझिए। इस समय अगर ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी, आज वो राहुल गांधी सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम शेयर उनके पास है। 60 लाख रुपए जो पासपोर्ट ऑफिस है उसका किराया आता ही करे यूज नहीं, वो कहाँ जाता है पर महीना? जो बिल्डिंग है 60 लाख आता है। दूसरा कि भूपेंद्र हुड्डा ने 1980 जो बिल्डिंग मतलब वो जिसमें छपता था, जिसकी प्रॉपर्टी है, ये माना जाता है कि लगभग नहीं ऐसा है कि वो 60 लाख रुपए हमने उस पर काम बहुत किया है। ऐसा है कि इसमें 10 आर्टिकल, अरे रीता तुम काहे लड़ती हो? तुमको हम नहीं लड़ते, तुमको टोका नहीं, हमें सब पता। सुनो मैं जितना बोलना हूँ वही बोलूंगा। देखिए मुझे डिस्टर्ब कर रही है आज राधिका एक रणनीति पर है। देखो राधिका, मेरा सहयोग तुमको मिलता है, अब दिक्कत हो जाएगी। राधिका का नीति ये थी कि इसको मैं, देखिए इसमें हमारे 15-16 आर्टिकल तो मैं इस पर लिख चुका हूँ, इसलिए इतना तो मानिए कि मैं पूरी तैयारी मेरी रही है। तो वो प्रॉपर्टी, दूसरा दूसरा कि ये एक बड़ा मामला हरियाणा में है, किसी को शायद ध्यान नहीं, 82 में भी इसके नाम से एक प्रॉपर्टी हुई थी, 92 में खत्म गई। हुड्डा ने 2005 में ही, जबकि वो अखबार ठीक से नहीं चल रहा था, 2005 में ही नेशनल हेराल्ड एजेंट के नाम से एक प्रॉपर्टी दी है, उसकी सीबीआई की जांच चल रही है, लाइन लीज कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस परिवार के बारे में जो इसका मूल महत्व है, ये माना जाता था कि ये सब जो है पैसे की लालच से, व्यवसाय से, व्यापार से अलग है। एक मिनट, ये केस बता रहा है, सुनिए आप बोलिएगा, आपको मैं टोका नहीं, ये केस बता रहा है देखिए सीजर जूलियस सीजर नाटक में कहा गया है कि सीजर्स वाइफ शुड बी एबव सस्पिशियस। तो इसमें साफ है कि, अरे भाई सुनिए ना भाई, बोलिएगा पूरी प्रॉपर्टी, अरे भाई सुनिए ये बता, नहीं बीच में नहीं, आपके बीच में ये कह रहे थे कि भैया वो तो ऐसे है बंधा हुआ है कि इसको बेच नहीं, कंपनी लॉ के अधीन ही ना कोई कंपनी बनेगी भाई, कंपनी लॉ जो कहता है होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी, अरे भाई सुनिए, आज वो प्रॉपर्टी जो कई हजार करोड़ की है उसका मालिक कौन है? देखिए वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो नॉन प्रोडक्टिव, उसको कोई लाभ नहीं ले सकती, वो स्पष्ट पूरा प्रावधान कर दिया गया। कंपनी बनाते समय प्रावधान करने का पूरा चीज है कि नहीं है? उसका लाभांश जो आप लोग कह रहे थे रेंट के मामले को लेकर, उसका भी जवाब ये दिया जा रहा है कि वो उसी के लिए वो संसाधन यूज किया जा रहा था, कोई उसका व्यक्तिगत प्रयोग नहीं कर रहा था, तो वो एक संरक्षित रूप में वो संसाधन का प्रयोग किया जा रहा था। नहीं भाई आप देखिए, एक चीज वो घाटे में चल रहा था, उसको कर्ज की जरूरत पड़ी ना, उसको कर्ज की जरूरत। मैं दूंगा इसके बाद जी। देखिए मैं यहाँ पे सब लोग ये मुद्दा, मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई करप्शन का एलिगेशन है तो उसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, व्यापम स्कैम हुआ, कोई सीबीआई रेड नहीं हुई, कोई ईडी रेड नहीं हुई। एक बार बताइए, जब भी मैं आता हूँ तो आप कभी राफेल, कभी व्यापम, मैं इस पे भी आ रहा हूँ। अब मान लीजिए एक बार प्रतीक जी एक बात बताइए, आप प्रतीक जी एक बात बताइए, आपने कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं पर्सनली? अरे हो जाए तो खरीदे, कभी खरीदे कि नहीं? कभी खरीदे है? मैंने पढ़ा है। आपने अगर रिलायंस का शेयर खरीदा तो क्या आपकी रिलायंस की प्रॉपर्टी आपकी हो गई? आपके पास शेयर हुआ और ये उसका अंश हुआ, उसका इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस का मालिक आप बन गए। अगर मेजर हो जाए, लेकिन अगर मेजर शेयर होल्डर हो जाए तो तब भी कंपनी बोर्ड से चलती है, रेजोल्यूशन से चलती है। कंपनी की जो संपत्ति होती है वो कंपनी की रहती है, वो निजी संपत्ति नहीं होती किसी की। ये ऐसा है, मैं तीन हमारी बहन, हमारे बंधु और ये बंधु, तीनों का जवाब मैं एक साथ दूंगा 3 शब्दों में। पहली बात यह कि इन्हें पता नहीं कंपनी कैसे बनती है। वो ऐसे कि जो यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी है, इट इज हेल्ड बाय गारंटर्स, शेयर होल्डर्स नहीं है, तो उसमें कोई शेयर होल्डर नहीं है। किसके कंट्रोल में? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, पवन कुमार बंसल। अब बताइए आप, ये सारे कांग्रेस के नेता जिन्हें अपने मुट्ठी में ले रखे हैं। दूसरी बात, हमारी बहन ने बोला कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। हमारी बहन ने बोला कि हमारे देश में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। मैं पूछता हूं, बिना पासपोर्ट के अजमल कसाब कैसे आया? आप जवाब दीजिए, बिना पासपोर्ट के अजमल कसाब कैसे आया? जवाब नहीं है।
अच्छा एक बात तो है, जब दो वकील करते हैं बहस तो जान तो डाल देते हैं भाई, जान तो डाल दी इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं तो ये कहता हूं कि इससे बहुत बड़े बड़े मुद्दे, ये तो 90 करोड़ का मामला है। मतलब ये जरूरी नहीं है आपके साथ? सर एकदम जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, देश को बताना जरूरी है। लेकिन एक बात और देश को बताना जरूरी है कि भारत के संविधान पर राम दरबार का जो फोटो लगा हुआ है, एक बार रामायण का उत्तरकांड भी पढ़ना इस देश को जरूरी है, जिसमें लिखा हुआ है कि मणि माणिक सस्ते किए, सहजे तृण जलनाज। ये लिखा हुआ है। ये जो लोग बहस में खड़े हैं ना, इनको कहिए कि रामायण का, विकास जी आप पढ़िए रामायण का उत्तरकांड एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। आपका एसी जो चलता है ना साहब, उससे हमारा दम घुटता है। हमारा देश के 80% लोगों का दम घुटता है, ये जान लीजिए। 60 साल में आपका दम नहीं घुटा, 8 साल में आपका दम घुटता है। 8 साल में दम घुटने लगा, 60 साल में आपका एसी से दम नहीं घुटा। जब एसी में कांग्रेसी बैठ के होटलों में चाय पीते थे, आतंकवादी पालते थे, तब आपका दम नहीं घुटा। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ युवा खड़े हैं, 50 लाख रुपए लगाकर 5000 करोड़ कमा सकते हैं क्या आप? इनने कमाया है, इनने वो सारी संपत्ति अपनी मुट्ठी में ली है। प्रश्न नेशनल हेराल्ड का ये 5 लाख दिए कंपनी का। प्रश्न ये है ओनरशिप का नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ ही यही होता है। वो कहते हैं जब किसी को बेचा ही नहीं, किसी ने किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? करेक्ट, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। कोई भी संपत्ति आपकी चोरी पैसे नहीं हुए, मोबाइल हो गया, चोरी नहीं है क्या? संपत्ति का कंट्रोल किसके हाथ में है, वो बताइए आप। मेरे भाई ने एक बात करी कि कहीं गुना आप ये पैसे लगा के कहीं गुना कमा सकते हो। तो आपको मैं एक बात बताऊं, जो हमारे काबिल बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, आप उनकी संपत्ति कितने फोल्ड बढ़ गई, आप जरा उसका नुस्खा भी सबको बता दें, शायद 15 लाख देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वही बता दें सबको। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, देश के अंदर न्यायपालिका है, संविधान है, ये बोल रहे कौन करेगा जांच? राहुल गांधी से तो उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। जो अमेंडमेंट को फाड़ दे, बिल की कॉपी को फाड़ दे, उनकी उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने एक बार एक बात और कही थी, राफेल सुनिए, वो कांग्रेस की उम्मीद भी नहीं बन पाए, देश की उम्मीद क्या बनेंगे वो? दूसरा देखिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा राफेल से तुलना की। राफेल में राहुल गांधी नाक रगड़ के एफिडेविट देकर के माफी मांग करके आए थे, ये सर्वोच्च न्यायालय गए थे ये लोग। और इनके समय में क्या हुआ, 2G घोटाला, 3G घोटाला, आकाश घोटाला, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जीजाजी घोटाला, रोज रोज थोड़ी ना बोलोगे, आज खड़े रहो। और कैसे देखिए मैं आ रहा हूँ, नहीं, ये जो आप बोलते आखिर में बोल जाता है, ये ठीक नहीं है। ये व्यक्तिगत आक्रमण किसी पे नहीं होना चाहिए ना, आई वोंट गिव यू, इसीलिए नहीं दूंगा। मैंने मना किया, ये गलत, बिल्कुल गलत, आपका भी शब्द गलत, इनका भी शब्द। ये फिर उंगली दिखा रहे हैं, ये तमीज दिखाइए। मैं फिर बोलूंगी नहीं, एक डरपोक शासक के। प्रतीक जी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो RDX का बोला, तो भिंडरवाला कौन लाया, असगर नजर कौन लाया, और कि इतने नक्सलाइट जो आज नहीं है वो किसके टाइम पे आए? राधिका, आपका चांस है, नहीं दिखा रहे हैं, राधिका नहीं दिखा रहे हैं, नहीं। देखिए, मैं अपनी बहन को उंगली नहीं दिखा रहा हूं, मेरे संस्कार प्रबल है, लेकिन ये कांग्रेस का पक्ष रखने आई है तो मैं इनको जवाब भी दे रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कितने आतंकवादी घटना हुई है, इस देश के अंदर चरम आकंठ जो भ्रष्टाचार में डूबा रहा, और जिनके शासनकाल में आतंकी घटना हुई, वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रतीक जी, मैं इनसे कह देता हूं, एक परिवार में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी की चाटुकारिता करने वाले चमचे इनके यहाँ पैदा होते हैं। मैं फिर बोलूंगी, असली मुद्दा है 8 साल की विफलताओं को छुपाना। फिर ये चलाएंगे, उंगली नीचे करिए। और एक डरपोक प्रधानमंत्री जो आपकी माइक का सामना नहीं कर सकते, फिर बोलूंगी, मैं चैलेंज करती हूँ। क्यों डरते हैं भाई? आज एक आजाद भारत के एक प्रधानमंत्री, गलत है, बिल्कुल सही है, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे आए थे? भैया जी, चोरी करोगे आप, प्याली फूकोगे आप,
कत्ल करोगे आप, जमीन कब्जा करोगे आप, पकड़ा कौन जाएगा? हम ही पकड़े जाने चाहिए। आपके ऊपर मंत्री लोग का हाथ हो तो कैसे पकड़े जाओगे? सवाल अच्छा है, लेकिन वक्त कम है। करें आप, करें आप, करें आप, पकड़ा कौन जाए, क्योंकि मंत्री का हाथ हो तो बच के निकल जाएंगे आप। ठीक है, कहाँ के हैं आप? हमारे यूपी से गोंडा बस्ती। हाँ, बस्ती बस्ती के। कल आपसे बात करेंगे।